हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पूरा ग्रुप थ्योरी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ग्रुप थ्योरी में देखो, कई लोग का जो है ग्रुप थ्योरी बहुत स्ट्रांग रहता है और कई लोग का ग्रुप थ्योरी जो है बहुत वीक होता है। ठीक है, ऐसे में बहुत कम बच्चे देखा हूँ जिनका ग्रुप थ्योरी ठीक ठाक रहता है, या तो बहुत कमजोर रहेगा या फिर बहुत स्ट्रांग रहेगा। ठीक, इसमें किसी किसी को दिक्कत ये जाता है कि हम लोग जो है नहीं पहचान पाते कि कौन सा एक्सिस है, कौन सा प्लेन है, कौन सा सेंटर है। तो इसके कारण हमको दिक्कत जाती है पॉइंट ग्रुप निकालने में। ठीक है, तो आप लोग इस डर को मन से हटा दो कि मेरे को जो है सिमेट्री देखना नहीं आता, तो मेरे लिए ग्रुप थ्योरी टफ है। ग्रुप थ्योरी के दो पार्ट हैं। ठीक है, एक पार्ट जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी पॉइंट ग्रुप देखने की, और दूसरा पार्ट जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक फार्मूलेज की। वो फार्मूला आपको पता है, तो उन फार्मूलों की मदद से जो है आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा अगर सिमेट्री देखना, तो पर भी आप इजीली उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो मन से ये धारणा हटा दो कि मेरे को जो है अगर सिमेट्री नहीं आ रहा है तो मेरे से ग्रुप थ्योरी नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। हाँ, पॉइंट ग्रुप वाला जो क्वेश्चन है वो बस आपसे नहीं बनेगा, और वैसे क्वेश्चन देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, और देता भी है पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन, तो एक्सेप्शनल केस या थोड़ा सा हट के केस जिसको हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं उनको दिया जाता है। तो उनको आप क्या कर सकते हो, PYQ से देख सकते हो कि कौन कौन से मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप दिए गए हैं, पूछे गए हैं, उनको आप PYQ से देख के समझ सकते हो। ठीक है, दूसरी बात बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो है फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, फॉर्मूला हमको पता होता है, हम लोग जो है अप्रोच नहीं कर पाते हैं उसको एग्जाम में। तो देखो, मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो बताऊंगा कि फॉर्मूला को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है करके, ये अच्छे से आपको समझाऊंगा। फॉर्मूला भी आपको आएगा, फॉर्मूला में वैल्यू कैसे रखते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा मैं, और वैल्यू को रखने के बाद सॉल्व कैसे आसानी से जल्दी से करना है वो भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये बात क्लियर। दूसरी बात ये बोल रहे हैं बच्चे कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में केवल न्यूमेरिकल तो आता नहीं है, उसका थ्योरी भी होता है, हम लोग तो थ्योरी देख ही नहीं रहे हैं। तो देखो, जो थ्योरी है उसके जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं आपको PDF बना के साथ ही साथ टेलीग्राम में देते जा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत सारे जो थ्योरी हैं आपको एकदम ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपल से क्या करो, जो प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चंस हैं 8 से 10 साल के, ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपको, तो उसके बुक आते हैं। अगर आप बुक नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो तो मैं उसको टेलीग्राम चैनल उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उन बुक के लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसमें से आप क्या करना कि जिन जिन कॉन्सेप्ट से थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आया है फिजिकल केमिस्ट्री के, उन कॉन्सेप्ट को एक थोड़ी देख लो। ठीक है, कि हल्का हल्का देख लो कि क्या क्या है करके, या उन्हीं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका थ्योरी का तैयारी हो जाएगा। ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछा जाता है तो केवल PYQ बेसिस ही पूछा जाता है सेट में। ठीक है, तो आपको थ्योरी को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब PYQ कर लोगे आप 8 से 10 साल का नेट का, तो आसानी से आप सैद्धांतिक क्वेश्चन जितने भी आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी आएंगे उनको बना सकते हो। साथ ही साथ जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, हाँ इसका थ्योरी काम आ सकता है, जैसे हम लोग कल पॉलीमर सरफेस में देखे, मेरे को लगा कि केमिकल एब्जॉर्प्शन फिजिकल एब्जॉर्प्शन से कुछ क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी से, तो मैं उसका PDF आपको दे दिया। ठीक है, सिमिलर जब हम लोग पॉलीमर देखे थे तो मेरे को लगा था कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर से, पॉलीमर और मोनोमर के टाइप से जो है क्वेश्चन दे सकता है, तो उसका PDF मैंने आपको भेज दिया। उसके अलावा आपको बस इतना करना है कि जो PYQ में थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आए उनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूं तो मेरा फोकस मेन क्या रहेगा, न्यूमेरिकल टाइप के फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपसे इजीली बन जाए। ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप आप खुद से पढ़ के उसको समझ सकते हो, आपने MSc किया है, ठीक है, बेसिक नॉलेज आपके है, एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उस बुक का जहाँ से आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, तो ज़्यादा महंगा नहीं आता, 200-300 का आता है, आप परचेस कर सकते हो। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा आपको। ठीक है, वहाँ से आप परचेस करते हो, डायरेक्टली जाके सर्च करो गूगल में कि PYQ नेट केमिकल साइंस 10 ईयर बुक करके, आगे ढेरों बुक आ जाए, आपको जो भी पसंद है उसको ले सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्रुप थ्योरी में, वापस आते हैं। ग्रुप थ्योरी में देखो, मैं बोला कि दो भाग है। एक भाग ये है जिसमें आपको पॉइंट ग्रुप पहचानना आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। ये चीज अपने माइंड से पूरा क्लियरली हटा दो कि मेरे को सिमेट्री एलिमेंट नहीं देखने आते तो मेरे से पॉइंट ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, जिनका ग्रुप थ्योरी स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। ग्रुप थ्योरी में ज्यादा अटपटा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज्यादा उसमें लॉजिक लगाना नहीं पड़ता, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, इजिली बन जाता है, नंबर देके जाता है। और एक नया क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी देखने को मिलता है, और ग्रुप थ्योरी छोटा है, देखने में लगता है ये ग्रुप थ्योरी क्या है, बहुत बड़ा है। एक्चुअली में देखोगे ग्रुप थ्योरी को, उसका सार निकालोगे तो छोटा है। देखो मैं नोट्स बनाया हूं इसका,
ठीक है। ग्रुप थ्योरी का जब मैं नोट्स बनाया था अपने नेट के प्रिपरेशन के लिए, सेट के प्रिपरेशन के लिए, तो इतना में ग्रुप थ्योरी का नोट्स आ गया था, बस ये इतना से ही क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक जितने नेट के क्वेश्चन में पीवाई का सॉल्व किया हूँ, 10 ईयर के नेट में सॉल्व किया हूँ, ठीक है, सेट का मैं 2-3 साल का सेट सॉल्व किया हूँ, इतना से बस जो है क्वेश्चन आया है, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो ग्रुप थ्योरी को आप टफ मत समझना, लेंथी मत समझना, इजी है, बस समझने की कोशिश करेंगे। आज के क्लास में मैं क्या करूंगा, जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको समझाऊंगा, ठीक है। आज के क्लास में क्या करूंगा, मैं बेसिक फॉर्मूले समझाऊंगा आपको, साथ ही साथ थोड़ा सा थ्योरी बता दूंगा। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब मैं उन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बताऊंगा, इजी लगेगा। तो आप आज का पढ़ के मत समझना कि मेरे कुछ समझ में नहीं है। आज समझो कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो कुछ सीखे हैं, उसको अप्लाई करना भी नहीं सीखे। तो ये मत सोचना कि मेरे को समझ में नहीं आया। समझ में कब आएगा, जब इसका हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज बस जो पढ़ा रहा हूँ उसको शांति से अपने नोटबुक में नोट कीजिए, 1-2 बार रिवाइज कीजिए, जो भी फार्मूला, जो भी कॉन्सेप्ट बताया हूँ याद कीजिए। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा, कि हाँ ये फॉर्मूला इतना आसान है, यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना, सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम लोग के पास कितने टाइप के सिमेट्री एलिमेंट हैं, कितने टाइप के हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, ठीक है। 4 एक और लिया जाता है, 2 का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है हमारे पास क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक होता है हमारे पास क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है हमारे पास क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग इन्वर्जन सेंटर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं। एक बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एसएन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एसएन। इसको आप कुछ देर के लिए भूल जाओ, ये एकदम स्पेशल केस में आएगा, उतना इसका यूज नहीं है अभी के लिए, ठीक है। जहां पे यूज होगा मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो इसको, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कहता है, एन सी एन बताता ही है, इज इक्वल टू होता है 360/थीटा। थीटा कैसे निकालोगे, आसान है, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत आसान लगेगा। बस आप फॉर्मूला को जो माइंड में रखोगे कैसा यूज करना है हम लोग को। जैसे अमोनिया के बारे में बात करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ऐसे, NH3, ठीक है। 3 कोण बना है, तो 360 को डिवाइड कर दो किससे, 3 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 120। तो यहाँ पे जो एंगल बना है वो कितने का होगा, 120 का एंगल होगा। ये जो एंगल बना कितने का होगा, 120। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना रख दो, 120 रख दो, कितना रख दो, 120। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 3। तो जो अमोनिया है उसमें कौन सा एक्सिस रहेगा, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा, C3 रहेगा। इजी है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसके बारे में, H2O के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल है, 360 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 180 रखो, वैल्यू 180 रखो, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो H2O में कौन सा एक्सिस होगा, C2 एक्सिस होगा। देखो बस मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, अब ये मत बोलना कि सर CH4 में C4 होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं समझाने का बस तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे रख सकते हो C3। ये तो एक्चुअल मॉलिक्यूल देखने पर ही हम लोग को जो है पता चलता है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। जब आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, आ जाएगा, इजी है, बस मन से डर हटा दो, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप से हो सकता है हमारे पास, 3 टाइप से। एक होता है सिग्मा V, जिसको वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, एक होता है सिग्मा H, जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, और एक होता है सिग्मा D, जिसको डायगोनल प्लेन बोलते हैं। सिग्मा V और CN साथ साथ रहते हैं। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है ABA, तो यहां पर एक एक्सिस लगा दिया, इस एक्सिस से मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें कौन सा एक्सिस होगा, C2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल घूम रहे हैं इसके आजू बाजू, तो C2 एक्सिस होगा। यदि मैं यहीं से पेन लगा दूं, यहीं से क्या लगा दूं, प्लेन लगा दूं, तो इस प्लेन को मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा V बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों साथ साथ में, ठीक है। तो जब साथ साथ जो भी प्लेन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा रहता, कैसा रहता, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप से बी ए ए ए ए, तब मेरा जो एक्सिस है वो कहां से जाता, बी से जाता है, ऐसे यहां से। तब 4 मॉलिक्यूल घूमते, तो कौन सा एक्सिस रहता है इसमें, C4। लेकिन प्लेन में इसमें 2-3 तरीके से लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ एक्सिस के साथ पैरेलल, तो वो सिग्मा हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी लगा सकता हूँ परपेंडिकुलर, ये एक्सिस है और ये प्लेन है, तो परपेंडिकुलर हुआ, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। जब एक से अधिक H मतलब वो
क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर होगा हमारे एक्सिस से, मेन एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। जब बहुत सारे सिग्मा वी हो जाते हैं और वहां पे सिग्मा एच नहीं रहता है, जब 2 3 4 सिग्मा वी हो जाते हैं, वहां पे सिग्मा एच नहीं रहता है मान लो किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, तब उसी केस में सिग्मा वी को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, सिग्मा डी, डायगोनल पर। दोनों में अगर डिफरेंस आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो सिग्मा डी जो होता है डायगोनल प्लेन, जो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल को कट करेगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये कट करता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, बाकी अंतर नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए कितना टाइप होता है, सिग्मा वी, सिग्मा एच और सिग्मा डी। सिग्मा और सिग्मा डी में कंफ्यूज नहीं होना, सब लोग आगे पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, इन्वर्जन सेंटर। यहाँ पे मैं साथ ही साथ एक चीज और बता दे रहा हूँ, ठीक है, साथ ही साथ जो है एक चीज और बता दे रहा हूँ। जब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोग क्या लगाते हैं, सी एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सी एन लगाते हैं, एक्सिस लगाते हैं, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में एक्सिस लगाते हैं तो वो क्या करता है, दो ओ में चेंज करेगा। जैसे मान लो मैं क्या किया, एक मॉलिक्यूल का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, इस टाइप से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है किसी भी मॉलिक्यूल का। यदि मैं उसमें क्या ऑपरेशन किया, मैं एक्सिस लगाया उसमें, तो वो जो भी एक्सिस लगाओगे, मान लो मैं एक्सिस लगा दिया, देखो एक्स के अलोंग भी लगा सकता हूँ, वाई के अलोंग भी लगा सकता हूँ, जेड के अलोंग, तो मान लो मैं जेड के अलोंग लगा दिया, तो जेड को छोड़ के बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, और ये जेड एज इट इज रहेगा। मान लो मैं यहाँ पे एक्स लिखता, एक्सिस लगाया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे केवल वाई और जेड चेंज होते, एक्स चेंज नहीं होता। अगर वाई लिखता तो केवल एक्स और जेड चेंज होते, वाई चेंज नहीं होता, बस इतना, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग प्लेन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लेन लगाते हैं, तो प्लेन दो एक्सिस में एक साथ लगता है। मान लो मैं सिग्मा भी लगाया एक्स जेड, एक्स जेड, तो ये क्या करता है, जो नहीं है उसी को चेंज करता है। जैसे एक्स जेड है, यहाँ पे क्या नहीं है, वाई, तो उसी को चेंज करो, एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है। जो एक्सिस यहाँ पे मेंशन है उसी को वो चेंज कर देता। मान लो यहाँ पे क्या रहता, वाई जेड रहता, तो किसको चेंज कर देता, एक्स को। मान लो यहाँ पे एक्स वाई रहता, तो किसको चेंज कर देता, जेड को। और जो इन्वर्जन होता है वो चेंज करता है सभी को, ठीक है, वो क्या कर देता है, सभी को चेंज कर देता है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, वो क्या करता है, सभी को चेंज करता है, ठीक है। चलो एस एन क्या होता है भैया, एस एन हमारा होता है सी एन लगाओ और उसके परपेंडिकुलर क्या लगा दो, प्लेन लगा दो, ठीक है। या फिर उल्टा कर सकते हो, प्लेन लगाओ उसके परपेंडिकुलर क्या लगा दो, सी एन लगा दो, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनअप्रोप्रिएट एक्सिस बोलते हैं, एस एन बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका जरूरत आपको बहुत कम पड़ेगा, तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। जब पूरा ग्रुप थ्योरी खत्म हो जाए तब चलो या इसको उठा के देखते हैं एस एन क्या होता है, कि इसके ऊपर पीएचडी करेंगे उसके बाद, ठीक है। अभी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझ में नहीं आया करके, ओके। चलो अब हम लोग थोड़ा सा ग्रुप के पॉइंट ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट ग्रुप हो सकते हैं। चलो देखते हैं पॉइंट ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट क्लास में बांटा गया है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो, पॉइंट ग्रुप जो है देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बांटता हूँ सी क्लास में। अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है, याद रखने का तरीका होता है, तो मैं कैसे याद किया हूँ समझना, ठीक है। सी एन में बांटा हूं मैं, दूसरा सी एन वी में बांटा हूं, और तीसरा सी एन एच में। यदि मैं जो है सिमेट्री देख रहा हूँ, किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री देख रहा हूँ, मेरे को दो सिमेट्री मिल गया, एक एक्सिस मिल गया और एक आइडेंटिटी मिल गया। आइडेंटिटी और इक्विवेलेंट क्या होता है समझा देता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। आइडेंटिटी और इक्विवेलेंट होता क्या है, देखो मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए B1 B2, इसको मैं एक बार रोटेट किया इस एक्सिस से, तो कैसे दिखेगा ये, ए B2 इधर आ गया और B1 इधर आ गया। दिखने के लिए मॉलिक्यूल सेम है, ए बी बी सेम टू सेम है, ठीक है। यदि मैं नंबरिंग नहीं करता यहाँ पे 1 2, तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि घुमा है करके, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, क्योंकि मेरे को पता है मैं घुमाया हूं, ठीक है। यहाँ पे 1 है और उसकी जगह 2 है, भले मॉलिक्यूल सेम दिख रहा है लेकिन मॉलिक्यूल इंटरचेंज हो गए, इसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट। जब मैं एक बार और घुमा दूं इसको, क्या किया मैं इसको एक बार और घुमा दिया, तो फिर क्या आया, B1 इधर आ गया B2 इधर आ गया, तो अब एग्जैक्ट सेम हो गया, पहले जैसा था वैसा हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आइडेंटिटी या आइडेंटिकल बोलते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन रहे या ना रहे, आइडेंटिटी रहता ही है, इतना याद रखना। कोई भी ऑपरेशन हो या ना हो, आइडेंटिटी सब में रहेगा, कोई भी मॉलिक्यूल उसमें आइडेंटिटी रहना जरूरी अनिवार्य है, ठीक है।
तो Cn में कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, कौन कौन सी सिमेट्री ऑपरेशन होंगे, एक एक्सिस रहेगा और एक क्या रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा। Cnv में क्या रहेगा, एक्सिस रहेगा, वर्टिकल प्लेन रहेगा और आइडेंटिटी रहेगा। इसमें क्या रहेगा, एक एक्सिस रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा और आइडेंटिटी रहेगा। यदि ये तीन चीजें देखने को मिल गए तो Cnv पॉइंट ग्रुप होगा, ये तीन चीजें देखने को मिल गई तो CNS पॉइंट ग्रुप, और केवल ये देखने को मिले तो Cn पॉइंट ग्रुप। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डी पॉइंट ग्रुप के बारे में। तो डी में भी तीन कैटेगरी में लोग बांट सकते हैं, DN, उसके बाद DNH और DND। DN देखो, यदि Cn है उसके पर और भी C2 है, मतलब एक एक्सिस Cn है और उसके परपेंडिकुलर C2 पाए जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाए गए, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी भी है, तब मैं वहां पे क्या बोलूंगा, DN पॉइंट ग्रुप होगा। ठीक है, यदि Cn है, परपेंडिकुलर C2 भी है, इसके साथ सिग्मा V भी है, सिग्मा H भी है और आइडेंटिटी भी है, तब वहां पे पॉइंट ग्रुप क्या होगा, DNH होगा। क्या होगा, DNH होगा। यदि H को हटा दो, क्या बचा, Cn, परपेंडिकुलर C2, सिग्मा V और केवल E बचा, ये H नहीं है, तब वो क्या हो जाएगा, DND पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। यदि सिंपल सा है, जैसे देखो ये एक मॉलिक्यूल है A B B B B, इसमें कौन सा एक्सिस लगेगा, C4 एक्सिस, क्योंकि ये चार मॉलिक्यूल को घुमा रहा है, यहां से लगेगा, यहां से। ठीक है, सामने से आप A को देखो और A को पकड़े पंखा तरह घुमा दो, तो कौन सा एक्सिस हो गया, C4। अब देखो मैं यहां से भी घुमा सकता हूं, इसको B को पकड़ के घुमा सकता हूं, तो ये और ये दो चेंज हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं, मतलब C2 एक्सिस है। ये B को पकड़ घुमाया, ये B को भी पकड़ घुमा सकता हूं। ठीक है, ये वाला B को पकड़ घुमा सकते हो, तो एक और C2 एक्सिस है। ठीक है, मैं यहां से भी पकड़ के घुमा सकता हूं ऐसे करके, तो एक और C2 एक्सिस है, यहाँ पे ऐसे भी घुमा सकता हूं। ठीक है, तो एक और C2 हो गया, कितने C2 हो गए, 4 C2, एक C4 है और 4 C2। तो याद रखना, यदि सब्सिडियरी एक्सिस है, C2 एक्सिस है, तो कितना ठो होगा, जितना ठो n है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यदि Cn है तो वहां पे NC2 भी होगा, अगर डी पॉइंट ग्रुप है तो। यदि मान लो C4 है तो 4 ठो C2 भी होगा, यदि C5 है तो 5 ठो C5 भी होगा, 5 ठो C2 भी होगा। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, परपेंडिकुलर सब्सिडियरी C2 एक्सिस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल ग्रुप भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्पेशल ग्रुप भी देखने को मिलते हैं, स्पेशल ग्रुप भी देखने को हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे कि CS, जैसे कि क्या, CS, तो इसमें केवल प्लेन रहेगा और आइडेंटिटी रहेगा, केवल और केवल क्या रहेगा, प्लेन और आइडेंटिटी। सबका एग्जाम्पल है, ठीक है, सबका एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देते रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितना नोट्स बनाया हूँ पूरा ग्रुप थ्योरी का, एक लॉन्ग नोट्स ही बनाया हूँ, ज़्यादा पेजेस का नहीं है, 40-50 पेज का होगा, तो उसमें दे दूंगा, किसमें, टेलीग्राम में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, सब चीज़ दे दूंगा, डायरेक्ट आप PDF भी ओपन कर सकते हो, PDF का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप क्या करना, मैं जितने भी ये बता रहा हूँ ना, सबके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सब आप जाना, उसमें से आसानी से देखना, सब चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे बताऊंगा तो क्या होगा, वीडियो बस लंबा होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ पे केवल प्लेन हो सकता है, यहाँ पे केवल आइडेंटिटी हो सकता है, यहाँ पे केवल एक्सिस हो सकता है, आप देखोगे तो समझ जाओगे, नोट्स को देखोगे पूरा समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर उन सबको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं बोला ना, एग्जाम में पॉइंट ग्रुप अगर पूछेगा तो किसका पूछेगा, कोई एकदम अलग केस होगा उसका पूछेगा, जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं एग्जाम्पल उसका तो पूछेगा ही नहीं, कुछ अलग अलग केस, और अलग अलग केस में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बता ही दूंगा। ठीक है, मैं बोला हूँ ना, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें जो अलग अलग स्पेशल टाइप के केस हैं कि यहाँ पे पॉइंट ग्रुप ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होगा करके, उसको मैं क्या करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक होता है क्या, CI, इसमें क्या होगा, इन्वर्जन सेंटर और केवल आइडेंटिटी होगा। एक होता है C1, इसमें कुछ भी नहीं होता, केवल आइडेंटिटी होगा, कोई भी आपको सिमेट्री नहीं दिखेगी, कोई भी सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी, तो वहां पे केवल क्या होगा, I होगा, सॉरी C1 होगा, केवल आइडेंटिकल होगा। एक होता है क्या, ऑक्टाहेड्रल, जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होते हैं उनका पॉइंट ग्रुप हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कुछ देखो इसमें कैसे हो जाए, एग्जाम में आपको देख दिया जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है, दिखेगा कि ऑक्टाहेड्रल है,
लेकिन आप जब ध्यान से देखो तो पता चला अरे इसमें तो जॉन टेलर डिस्टोर्शनर है, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। तब वहां पे आप टिक करके आएगा क्या, ऑक्टाहेड्रल देखे, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप देख के टिक करके आए, गलत हो जाएगा। ठीक है, जहां पे भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल केस आता है वहां पे पॉइंट ग्रुप D4H हो जाता है। कैसे हो जाता है मेरा नोट देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो एकदम बेसिक चीजें हैं, समझ में आ जाएंगे देखोगे, तो इसलिए यहाँ पे डील नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको डील करूंगा। ठीक है, चलो आगे क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया। एक होता है क्या, C∞H और एक होता है D∞H। ये कैसे होता है इसको समझा दे रहा हूँ। D∞H, यदि कोई मॉलिक्यूल है जिसके दोनों एंड अलग अलग है और वो लीनियर मॉलिक्यूल है, रेखीय मॉलिक्यूल है, दोनों एंड क्या है, अलग अलग है, तो उसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, CNH पॉइंट ग्रुप होगा। क्योंकि इसमें एक्सेस हम लोग जितने बार घुमाएंगे हम लोग वही मिलेगा, इनफाइनाइट बाय टाइम घुमाओ वही मिलेगा हम लोग को, यहाँ सब पर घुमाओ वही दिखेगा। यदि कोई हम लोग का मॉलिक्यूल है जिसमें एंड सेम टू सेम है, बीच में कुछ भी रहे, एंड क्या है, सेम टू सेम और रेखीय है, ये दोनों कब लागू होंगे, जब लीनियर होगा, रेखीय होगा तभी लागू होगा। यदि लीनियर मॉलिक्यूल है तो सिग्मा C∞H होगा यदि दोनों एंड ग्रुप अलग अलग है, D∞H होगा यदि एंड ग्रुप क्या है, सेम है। यहाँ पे क्वेश्चन मस्त दिखता है, समझना। एक है ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एथाइन है, जानते हैं हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, दोनों एंड सेम है, तो कौन सा पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, D∞H हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं क्या कर दूं, सिंपल सा चेंज कर दूं, ठीक है, क्या चेंज कर दूं, ये यहाँ पे Cl लगा दिया और यहाँ पे H लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ये क्या हो गया, C∞H हो गया। और एक चेंज कर दिया, CH3 लगा दिया, तब बोलोगे सर इजी है, एंड ग्रुप अलग अलग है तो क्या होगा, C∞H होगा। गलत, क्योंकि आपने इसको ध्यान से देखा ही नहीं, यही आपका नंबर लूट लेगा। तो इस टाइप के केस जो है मैं जब सॉल्व कराऊंगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करा लूंगा। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ये ऐसा है CHH, ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, C3b होगा। कैसे होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बता दूंगा। इस टाइप से घुमा देता है, इसमें इजी दिखता है लेकिन घुमा देता है। ठीक है, चलो ये हो गए क्या, स्पेशल केसेस हो गए। आप लोग बिल्कुल डरो मत, जो भी बस पढ़ा रहा हूं उसको क्या करो, शांति से नोट करो, बिना दिमाग को ज्यादा टेंशन दिए। ठीक है, अब देखो सिमेट्री ऑपोजिशन बता दिया, ये बता दिया। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। इसमें याद रखना इसमें SN एक्सिस में यदि S2 है और S1 है तो केस क्या होगा समझना। तो S1 अगर कहीं पे दिया है तो बराबर होता है प्लेन के, और S2 कहीं पे भी दिया है तो बराबर होता है किसके, इन्वर्जन सेंटर के। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, कई बार पूछ देता है एग्जाम में, डायरेक्टली पूछ देता है। तो यदि कहीं पे S2 है तो बराबर है किसके, वो इन्वर्जन सेंटर के। यदि कहीं पे S1 है तो बराबर होता है किसके, प्लेन के। ये बराबर होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग ऑर्डर, किसके बारे में, ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर के बारे में। ठीक है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, S से डिनोट करते हैं। देखो ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बहुत सारी तरीके के फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ठीक है, देखो उसका सबसे सिंपल तरीका देखो, ऑर्डर होता क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मेन डायगोनल। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मेन डायगोनल। उसके लिए फिर आप टेबल बनाओगे, 1 1 1 -1 लिखोगे, बहुत टेंशन है वो काम। ठीक है, तो सिंपल से क्या करो, इसमें से ऑर्डर निकालने के लिए एक ट्रिक होता है। ठीक है, जितने भी CNV, CNH, DN इस टाइप के ग्रुप होंगे, इस कैटेगरी ग्रुप होंगे, जैसे C3V, C2V, C2H या D2, D3, इस टाइप के जो ग्रुप होंगे उनका ऑर्डर होता है क्या, 2n। क्या होता है, 2n। जैसे मान लो किसी का पॉइंट ग्रुप C2V है, जैसे H2O का मॉलिक्यूल क्या होता है, पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C2V। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू, ये n का वैल्यू, कितना 2, तो कितना हो जाएगा 4, ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। अमोनिया का पॉइंट ग्रुप कितना क्या होता है, C3V, n का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 3 दूनी 6, ऑर्डर कितना हो गया 6। ये सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच में नहीं जाना है। ठीक है, इसके बाद आया क्या, DNH और DND, ये पॉइंट ग्रुप है DNH और DND, तो इनका होता है 4n, इनका क्या होता है 4n। जैसे मान लो मेरे पास पॉइंट ग्रुप है D4H, क्या है पॉइंट ग्रुप D4H, तो n का वैल्यू कितना हो गया 4, 4 4 16,
ऑर्डर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। D2H है तो n का वैल्यू 2, 4 दूनी 8, H का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑर्डर का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या हमारे कुछ अलग, CN हुआ या CS पॉइंट ग्रुप हुआ, CN CS पॉइंट ग्रुप हुआ, ठीक है, या CI पॉइंट ग्रुप हुआ। नहीं, CN का तो होता है इज इक्वल टू n। मान लो C3 पॉइंट ग्रुप है किसी में तो वहां पे उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। C4 पॉइंट ग्रुप है किसी में, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। यदि किसी में CS या CI पॉइंट ग्रुप है तो उसका ऑर्डर हमेशा कितना होगा 2। कितना होगा, उसका ऑर्डर हमेशा 2 होता है। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल का 48 होता है ऑर्डर, याद रखना। टेट्राहेड्रल का ऑर्डर होता है 24, इसका हाफ। और एक होता है आइकोसाहेड्रल, एक होता है क्या, आइकोसाहेड्रल, तो इसका होता है कितना 120 होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, कितना होता है उसका ऑर्डर 120 होता है। क्लियर, इसको नोट कर लेना। ऑर्डर पूछ देता है कई बार डायरेक्ट, इसका ऑर्डर क्या होगा, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस टाइप के पॉइंट ग्रुप है तो 2n, ये है तो 4n, ये है तो n और ये है तो 2, 4 कैटेगरी में है टोटल। 2n वाले, 4n वाले, n वाले, 2 वाले, इनका तो याद रखना ही है आप लोग को। ऑक्टाहेड्रल का 48, टेट्राहेड्रल 24 और हेक्साहेड्रल का 120 होता है करके। ठीक है, डायरेक्ट पूछ देता है कई बार आपको एक मॉलिक्यूल दे देगा जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल पूछ देगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा करके, आपको पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल कितना होता है 48 होता है करके। ठीक, ये हो गई बात किसके बारे में, पॉइंट ग्रुप के बारे में बात हो गई। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं, दूसरे हिस्से में बढ़ते हैं। अब आपको पॉइंट ग्रुप की उतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिमेट्री एलिमेंट की आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, देखो ग्रुप थ्योरी में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये सब बैठ जाते हैं माइंड में। ठीक है, इजी है, लिखने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि क्या लिख रहे हैं करके। ठीक है, खासकर बायो वालों का बड़ा दिमाग खराब हो जाता है इसमें, क्या पढ़ रहे हैं टाइप के। जिनको इजी लगता है तो उनका तो ग्रुप थ्योरी से इजी कुछ नहीं है, लेकिन जो जिनको टफ लगता है उनसे टफ कुछ नहीं है ग्रुप थ्योरी। फिर तो टफ वाले माइंड को हटा देना, ग्रुप थ्योरी इजी है। जैसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, पहले तो पॉइंट ग्रुप पे क्वेश्चन आते थे तो बनाने में थोड़ा तकलीफ जाता था। ठीक है, आपको याद रखना पड़ता था, देखना पड़ता था मॉलिक्यूल को ध्यान से, कुछ भी पॉइंट छूटा तो नंबर कटा हो जाता था। लेकिन आज के जिस टाइप से आते हैं सब फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, इजी रहते हैं, बन जाते हैं। चलो आगे बात करते हैं क्या, कैरेक्टर या ट्रेस के बारे में। कैरेक्टर निकालेंगे हम लोग, कैरेक्टर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रेस, और इसको डिनोट करते हैं किससे, काई से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, काई से। ये क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। मेन डायगोनल क्या है, आप लोग बनाते थे इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे लिखते थे ई, यहाँ पे लिखते थे 1 2 3, कुछ भी लिखते थे 1 2 इस टाइप से। ठीक है, तो इसको सम करोगे तो जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी मेन डायगोनल बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, मेन डायगोनल कैसे होगा समझना। मान लो यहाँ पे है 0 1, ये इस टाइप से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो डायगोनल क्या होता है, ये होता है। तो इसका सम करो 1 2 3। ये किसके लिए होता है, इस टाइप का किस टाइप के लिए आता है, ई के लिए आता है। किसके लिए आता है, ई के लिए आता है। तो ई के लेवल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द का अलग अलग आपको निकालना रहता है। ई के लिए निकालोगे, C2 के लिए निकालोगे, सिग्मा वी के लिए, सिग्मा एच के लिए, आई के लिए, सब के लिए निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम लोग उतना मेहनत नहीं करना है। ठीक है, इसका भी क्या होता है, सिंपल सा ट्रिक होता है। 2 ट्रिक है इसको बता रहा हूँ याद रखने का। कैरेक्टर किसी भी ग्रुप का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन का आपको कैरेक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आपको मैं इसको सिंपल सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यदि आपको एक्सिस का निकालना है, किसका निकालना है, किसी भी एक्सिस का आपको ट्रेस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 cos थीटा प्लस 1, 2 cos थीटा प्लस 1। जैसे हम लोग निकालते हैं किसका, मान लो हम लोग निकालते हैं किसके लिए, C2 के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, थीटा की जगह C2 में कितना आ जाएगा हम लोग का, थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, C2 के लिए थीटा का वैल्यू 180, क्या जाएगा 180। ठीक है, प्लस 1। अब cos 180 का वैल्यू कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं क्या, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, पाई मतलब 180। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 1। आपको cos देखो, cos 0 होता है 0, cos पाई या 180 होता है -1, cos 2 पाई या 360 क्या कितना हो जाएगा हम लोग का, फिर 0, फिर cos 3 पाई क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 प्लस 1
-1, मतलब C2 का कैरेक्टर क्या होगा, -1 होगा। C2 का कैरेक्टर क्या होगा, -1। जब आप इसका निकालोगे तो ऐसे आता है इसका, ठीक है। कैसे आएगा, 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, सम करो 1 -1 0 और -1 -1 आ गया, इस टाइप से आता है। तो उतना आपको सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप हम लोग के पास क्या है, फार्मूला है निकालने के लिए। इस फार्मूला से क्या कर सकते हो, आप इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। यदि आपको फार्मूला भी याद नहीं रखना है आपको क्या करना है, फार्मूला भी याद नहीं रखना है, तो उसका भी एक ट्रिक है और छोटा सा, जो बड़े ध्यान से बनाया हो, ठीक है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप क्या करो, स्टेप से एक लाइन बनाओ, इसको लिखो 0 1 सॉरी -1 1 2 3 -2 -3। ये प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन सोल्व किया होना, तब जाके ये बन के आया है, ठीक है। चलो, यदि S2 है तो बराबर होता है किसके, I के। तो S2 और I का कैरेक्टर कितना होता है, -3, ठीक है। S2 के बाद क्या आता है, S3, तो S3 का कितना होता है, -2। S3 के बाद क्या आएगा, S4, ठीक है। तो S4 का होता है कितना, -1। S4 और C2 दोनों सेम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। C2 का भी कितना होता है, -1। C2 के पास क्या आएगा, C3 आएगा, C3 का होता है 0। C3 के बाद क्या आएगा, C4 आएगा, C4 का होता है कितना, 1। और साथ ही साथ सिग्मा का भी कितना होता है, 1। मतलब प्लेन का भी ट्रेस क्या होता है, 1 होता है, और C4 एक्सिस का भी ट्रेस क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सीधा क्या, E का कितना होता है, 3 होता है, ओके। तो इसमें देखो, इस डायग्राम में आपको सबके पता है, S2 S3 S4 C2 C3 C4 सिग्मा और E, सब के आपको ट्रेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से याद कर सकते हो इसको, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सबके ट्रेस क्या हो गए, याद हो, ठीक है। अब इसी ट्रेस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाते हैं, जब उसको प्रैक्टिस करूंगा तो बताऊंगा, आप इसको याद रखे रहो। मैं उसमें डायरेक्ट पूछूंगा ट्रेस का वैल्यू, आप जो वहां से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इसको आप बस वैल्यू याद रखना, तब तक जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो, अगला आता है क्या हमारे पास, GOT ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम आता है, GOT ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यही से ही कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में जितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसी के किसी न किसी पॉइंट से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है, नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन IR जिसको बोलते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ क्लास, ठीक है। जितने इररेसिड्यूबल बोलने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है, ठीक, बोल बोल के गला सूख गया इसलिए, हाँ, जितने भी IR होंगे वो क्लास के बराबर होंगे, जितने भी IR होंगे क्लास बराबर होंगे। देखो, जब भी पॉइंट ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो आपको कम से कम C2V का पूरा एक टेबल याद रहना चाहिए। C2V का जो है पूरा एक टेबल आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। E होता है, C2 होता है, ठीक है, सिग्मा XY सिग्मा XZ, ये दो क्या होते हैं, प्लेन होते हैं, सिग्मा XZ सिग्मा, पहले XZ को लिखो, सिग्मा फिर XY को लिखो, ठीक है। ये इसके बाद क्या कराते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। IR1 लिख देते हैं इसको, अभी हम लोग IR2 लिख देते हैं इसको, IR3 लिख देते हैं इसको, IR4 लिख देते हैं। टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 1 1 1 1 पहला का, फिर इसका भी क्या होता है, 1 1 1, ये, ठीक। उसके बाद 1 -1 -1 -1 1 -1, उसके बाद -1 -1 1, ये। इससे देखिए आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। तो कम से कम C2V करते हैं, कई बार ना बहुत सारे जो क्वेश्चन रहते हैं ना, C2 और C3V पॉइंट, C2V और C3V पॉइंट ग्रुप के आगे पीछे घूमते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इजिली क्वेश्चन बना पाओगे। तो कम से कम एक पॉइंट ग्रुप का पूरा कैरेक्टर टेबल आपको पता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर टेबल बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, तो इनकी संख्या बराबर होगी किसके, क्लास के, ठीक है। क्लास क्या होता है हम लोग का, ये, इसको सम करो, इसके सामने में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1, इसके सामने कुछ मतलब 1, इसके सामने 1 1, कितना हो गया, 4। तो 4 क्लास है तो 4 IR भी होंगे, ठीक है। ये होता है पहला थ्योरी, ये बोलता है।
ठीक है। उसके बाद दूसरा बोलता है क्या, दूसरा क्या बोलता है थ्योरी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ई, मतलब ये इसका स्क्वायर करके सम करोगे तो वो बराबर होगा किसके, ऑर्डर के, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू ऑर्डर होता है, करके देख सकते हो। एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, स्क्वायर एक, स्क्वायर एक, 4/स्क्वायर आया, मतलब 4 आया हम लोग का वैल्यू। इसका अगर हम लोग ऑर्डर निकालेंगे तो 2 है, 2 दूनी 4, 4 4 आ गया हम लोग का ऑर्डर, ठीक है, सही बोल रहे हैं हम लोग का नियम। उसके बाद किसी भी दो IR को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मान लो मैं करता हूं एक IR1 को मल्टीप्लाई करता हूं IR2 से, हमारे पास 4 IR है, उनमें से किसी का भी एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 0 आएगा वैल्यू, क्या आएगा, 0 आएगा वैल्यू, ठीक है। कैसे देखो, इसका मल्टीप्लाई से करते हैं, 1 × 1 1 प्लस होगा यहाँ पे 1 × 1, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1 × 1 -1, फिर 1 × -1 -1, निकालोगे कितना आएगा 0। इन दोनों करके देख लो, 1 × 1 1, फिर 1 × -1 -1 -1 × -1 +1, फिर -1 × 1 1, क्या गया 0। किन्हीं भी दो IR का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। ये बहुत काम आता है, तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, यही सबसे ज्यादा यूज होगा हम लोग का, याद रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि IR यहाँ पे A B आप लोग देखे होंगे कैसे लिखते हैं, A B होता है, E होता है, D होता है, हम लोग सब लिखना सीखेंगे, ठीक है। चलो IR मुलिकन सिंबल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली मुलिकन सिंबल बोलते हैं। ये लिखना कैसे सीखेंगे हम लोग, इसको देखते हैं। देखो यदि E का वैल्यू क्या है 1 है, तो हम लोग मुलिकन सिंबल में A या B लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A या B लिखते हैं, ठीक है। यदि E का वैल्यू 2 है, E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो उसके जगह पे मुलिकन सिंबल में हम लोग क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, मुलिकन सिंबल में हम लोग क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। मान लो 3 है, E का वैल्यू कितना है 3 है, तो मुलिकन सिंबल में क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। इसको देखेंगे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A या फिर B होगा, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे A या B होगा, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे A हो सकता है या B, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे A हो सकता है या B हो सकता है। यदि मान लो यहाँ पे 2 होता तो इस IR का वैल्यू क्या हो जाता, E हो जाता। यदि यहाँ पे 3 होता तो इस IR का वैल्यू क्या हो जाता, T हो जाता। मुलिकन वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ये तो हो गया A B E और T लिखने के बाद अब हम लोग 1 2 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 और 2 लिखते हैं, सॉरी A और B, कब A लिखेंगे और कब B लिखेंगे वो देखते हैं। A कब लिखेंगे, यदि प्रिंसिपल एक्सिस हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ये जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, +1 है या 1 है खाली, तो हमारा क्या होगा A। यदि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो है -1 है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, B। चलो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस 1 है तो क्या हो जाएगा A, प्रिंसिपल एक्सिस 1 है तो A, प्रिंसिपल एक्सिस -1 है तो B, प्रिंसिपल एक्सिस -1 है तो B, ठीक, 1 -1 हो गया। अब हम लोग लिखते हैं 1 और 2 भी लिखते हैं यहाँ नीचे में, ठीक है, इसके नीचे में 1 और 2 भी लिखते हैं। तो 1 और 2 देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सब्सिडियरी एक्सिस देखते हैं, क्या देखते हैं, सब्सिडियरी C2 एक्सिस है, अगर नहीं है तो प्लेन को देखो, किसको देखो, प्लेन को देखो। अगर सब्सिडियरी एक्सिस आपको नहीं दिख रहा है तो किसको देखो, प्लेन को देखो। यहाँ पे क्योंकि देखो एक ही एक्सिस है, उसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, और मान लो यहाँ पे C2 होता तो उसको देखते 1 और 2 लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो किसको देखना पड़ेगा, हमको प्लेन को देखना पड़ेगा। तो सेम वही, यदि प्लेन क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन को देखना, ठीक है, XZ, तो अगर पॉजिटिव है तो हम लोग का लिखाएगा 1, यदि हमारा प्लेन जो है क्या है, नेगेटिव है, -1 है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 2। चलो देखते हैं, 1 है तो यहाँ पे 1 लिखाएगा, -1 है तो यहाँ पे 2 लिखाएगा, यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 लिखाएगा, यहाँ पे 2 लिखाएगा, -1 है तो 2। ये हो गया 1 और 2 लिखने के बाद, ठीक है। और क्या देखते हैं हम लोग, 1 और 2। इसके बाद हम लोग बात करते हैं G और U भी लिखते हैं, कई केस में हम लोग क्या लिखते हैं, मुलिकन सिंबल में G और U भी लिखते हैं। तो कब G लिखेंगे, कब U लिखेंगे, उसको भी देखते हैं। यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे G और U भी लिखा जाता है, ठीक है, 2 के बाजू में G लिखेंगे।
तो ये तब लिखेंगे जी और यू यदि हम लोग को इन्वर्जन सेंटर दिया है तब, ठीक है। यदि इन्वर्जन सेंटर दिया है तब हम लोग बात करेंगे जी और यू के बारे में। हमारे क्लास में इन्वर्जन सेंटर नहीं है। यदि मान लो यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर में लिख दूं अपने से, ठीक है, 1 -1 -1 1 अपने से बना के लिखा हूं, ठीक है। एक्चुअल में होता नहीं है सेट पॉइंट ग्रुप में। मान लो अगर होता तो यदि 1 होगा, यदि हमारा इन्वर्जन सेंटर का वैल्यू 1 हुआ तो वहां पे जी लिखाएगा। यदि इन्वर्जन सेंटर का वैल्यू क्या हुआ 2 लिखाएगा तो वहां पे यू लिखाएगा। तो देखो यहाँ पे A1 1 है तो क्या लिखाया जाएगा जी, A2 -1 है तो यू, B1 जी, B2 यू, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग कॉमा और डबल कॉमा, ये और ये दोनों के बारे में। तो ये कब देखते हैं, प्लेन में देखते हैं। कौन सा प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन भी नहीं है, ये दोनों क्या प्लेन होते हैं, वर्टिकल प्लेन होते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन तो है नहीं, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है नहीं। मान लो कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये -1 होता है, ये 1 होता है, 1 होता है, ये -1 होता है। तब यदि +1 है तो इसका, या 1 है तो इसका वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, सिंगल कॉमा। और यदि -1 है सिग्मा एच का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, डबल कॉमा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे A1G -1 है तो डबल कॉमा लगाओ, ठीक है। यहाँ पे A2U 1 है तो सिंगल कॉमा लगाओ, B1G 1 है तो सिंगल कॉमा लगाओ, B2U -1 है तो डबल कॉमा लगाओ। ये मॉलिक्यूलर सिंबल सीधा क्वेश्चन देता है आपको। आपको क्या दे दिया जाएगा, ये इस साइड खाली छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहेगा, X Y Z A कुछ भी लिख दिया जा रहेगा, ठीक है। और आपको बोलेगा निम्नलिखित में से सही मॉलिक्यूलर सिंबल होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये यदि पहले वाला 1 1 है तो A अभी होगा, यदि 2 है तो E होगा, 3 है तो T होगा, ठीक है। यदि हमारा सब मेन एक्सिस जो है +1 है 1 है तो हम लोग A लिखेंगे, -1 है तो B लिखेंगे, ठीक है। ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए, आप मॉलिक्यूलर सिंबल्स रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हो। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ईजी है बोलोगे, ठीक है। अभी बस नोट करके रखो। चलो इसके बाद कुछ बातें और आ जाते हैं, उनको हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग का ये खत्म। मिटाते हैं। देखो वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच में समझा दे रहा हूँ। अगर नहीं समझाता केवल फॉर्मूला लिख देता ना, अब बोलता कि सीधा जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, तब और छोटा हो जाता। अब ग्रुप थ्योरी एक्चुअल में छोटा ही है। जब आप लोग बना लोगे ना तो याद करने के लिए जब खोजोगे ना क्या याद करना है ग्रुप थ्योरी में, तो आपको बहुत कम चीजें मिलेंगी। आपको दिखाया ना अपना शॉर्ट नोट्स, उतना बस आपको याद करना पड़ेगा, उसी से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तक मैं जितना क्वेश्चन बनाया हूँ इतना से बन गया है, इतना के अलावा और जरूरत नहीं पड़ा है, ठीक है। तो एक बार कर लोगे ना ग्रुप थ्योरी को अच्छे से भीड़ भाड़ के, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। क्यों, चाहे नेट हो या सेट हो, गेट हो, कोई भी एग्जाम हो, यदि ग्रुप थ्योरी सिलेबस में है तो मान के चलो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप थ्योरी सिलेबस में रखते हैं वहां से क्वेश्चन नहीं देंगे। और ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन नहीं बना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बनना चाहिए, और बनने के लिए क्या पढ़ना है, बस 2 पेज। चलो अब हम लोग रेड्यूस करना सीखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, रेड्यूस करना सीखते हैं। IR रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। हमारे पास इरेसिड्यूबल दिया रहेगा, हम लोग को सो रेसिड्यूबल में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, = 1/h। n मत लिख देना, कई बार फ्लो में हम लोग h को n लिख देते हैं, खेल खत्म, वहीं पे क्वेश्चन का आंसर गलत, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन का आंसर क्या जाता है, गलत। xi yi, सॉरी समीशन नहीं है ना, क्या है, समीशन ऑफ xi yi zi, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दो, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम लोग को क्या करना है, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन। जैसे एक बार लिखो, जल्दी से लिखते हैं। E(C2) सिग्मा xz सिग्मा xy, यहाँ पे क्या था C2b, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 4 1 आ गया। उसके बाद 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1, ये होता है, ठीक है। आपको इसके लिए वैल्यू दे दिया रहेगा, इसके लिए वैल्यू दे दिया रहेगा, एक वैल्यू आपको इसमें और दिया रहेगा, एक वैल्यू आपको क्या दिया रहेगा, एक वैल्यू आपको और दिया रहेगा। और ये नहीं दिया रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालना वो बता दूंगा।
ई C2 सिग्मा XZ सिग्मा XY, इसका वैल्यू दिया है 9, इसका वैल्यू दिया है, इसका तो हम जानते हैं -1 होता है C2 का, सिग्मा का 1 होता है, सिग्मा H का भी 1 होता है, ये तो जान रहे हैं। तो इसका वैल्यू दिया है -1, इसका होता है 3 दिया है इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू दिया है 1। चलो बनाते हैं। अब ये कहाँ से आया, तो ये जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बता दूँ, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, ये हम लोगों को क्या रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, ये होता है RR होता है, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। चलो क्या करना रहता है, देखो यहाँ पे X, I और Z क्या है वो समझा रहा हूँ बस। सबसे पहले लिखना है हम लोग को क्या, ग्रुप। ये क्या हो जाएगा हम लोग का A1, ये हम लोग का क्या हो जाएगा ये भी A1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी A2 होगा जी, हाँ A2 होगा, ये B और 1 और ये B2 हो जाएगा, ठीक, हाँ B2। चलो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा किसके लिए, A1 के लिए, इसके लिए A1 के लिए कैसे निकालना, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 है, n का वैल्यू 2 दूनी 4, हमारे पास फॉर्मूला है, जोड़ सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, कई तरीके से आप ऑर्डर निकाल सकते हो, ऑर्डर नहीं निकाल सकते इससे वाली बात नहीं। चलो समीशन करना हम लोग को, ठीक है, किस किस का मल्टीप्लाई करना है, x का वैल्यू इसका, ये हमारा x का वैल्यू है, ठीक है, y वैल्यू हमारा ये, इसके सामने जो भी रहेगा 1 2 3 4 जो भी रहेगा वो है उसका वैल्यू, ये y, और ये हमारा z, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो, x 1 है, y के जगह में भी 1 है, और z के जगह में क्या है 9 है, फिर लगा दो क्या प्लस, सबको ब्रैकेट में रखते जाओ, फिर अगला में आ जाओ, इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा x, ये y और ये z, तो 1 है यहाँ पे, फिर C2 का कुछ नहीं है मतलब 1 है, फिर यहाँ पे z का वैल्यू कितना दिया है -1 दिया है, प्लस, फिर आगे करो इसी को, यहाँ से 1 1 और 3, 1 इंटू 1 इंटू 3, फिर प्लस, फिर 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4, ये कितना जाएगा 9, और ये -1, ये +3 और ये +1, ठीक है, कितना जाएगा ये 1/4, -1 +1 कैंसल, 12 3, कितना आ गया 3, तो इसका आंसर है क्या 3 8। वैसे हमको A2 के सॉरी A1 जी, A1 लिखे ना, A1 3 A1, वैसे ही हमको A2 के लिए निकालना है, B1 के लिए निकालना है, B2 के लिए निकालना है, ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। जब A2 के लिए निकालेंगे तो x हमारा ये हो जाएगा, जब B1 के लिए निकाले तो x ये वाला लाइन हो जाएगा, जब B2 के लिए निकाले तो x ये वाला लाइन हो जाएगा, y और z फिक्स रहेंगे, बस x की वैल्यू ये, जब इसके निकालेंगे तो ये लाइन, इसके निकालेंगे तो ये लाइन, इसके निकालेंगे तो ये लाइन, ठीक है। तो मैं और क्या क्या आता है देखो, ये किसके लिए आ गया A1 के लिए आ गया, A2 B2 और A1 सबका बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबका बनाएंगे तो हमको टाइम लगेगा, आप सेम प्रोसेस करके जो है निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब हम लोग निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है 3A1 प्लस A2 प्लस 3B1, मतलब A2 के लिए वैल्यू क्या आता है, इसको ऐसे लिखवा, ये आ गया हमारा क्या A1 का वैल्यू कितना आ गया 3, A2 का वैल्यू आता है 1, B1 का वैल्यू आता है 3 और B2 का वैल्यू आता है 2। इसको ओवरऑल कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3A1 प्लस 1B, इसको आराम से लिखो, 3A1 प्लस 1A2 प्लस 3B1 प्लस 2B2, ऐसे लिखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये कैरेक्टर टेबल था हम लोग के पास, ठीक है, ये हमारा रेड्यूस हो गया, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलो अब इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे लाइन लिखो, 2 लाइन और ऐड करो जो आपको पॉइंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये है यहाँ पे z, यहाँ पे दिया है क्या RZ, x RY, y
आर एक्स। ठीक है, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, ये हमको दिया है। ठीक है, ये हमको दिया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको ये पूछेगा रमन एक्टिव मोड, रमन एक्टिव मोड और आईआर एक्टिव मोड, आईआर एक्टिव मोड आपसे पूछेगा। ठीक है, आपको रमन एक्टिव मोड और आईआर एक्टिव मोड पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोग्राम हम लोग देखते हैं, कितना टाइप के वाइब्रेशन होते हैं सब देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं टोटल टाइप के मोशन कितने होते हैं, 3n। हम लोग H2O के लिए हैं, एक इसके लिए है H2O के लिए है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2H और एक ऑक्सीजन कितना हो गया 3, तो 3 × 3 कितना हो गया 9, मतलब टोटल 9 होंगे। टोटल कितने होंगे 9 टाइप के मोशंस होंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो 3 क्या होते हैं, रोटेशनल होते हैं और 3 वाइब्रेशनल होते हैं। ये वाला फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, 3n-6 और 3n-5। तो ये 6 क्या है, 3 रोटेशनल प्लस 3 ट्रांसलेशन, और यहाँ पे 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशनल। ठीक है, और ये बाकी जो बच गया वो क्या आ जाता है, वाइब्रेशनल। ये क्या है, वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है नॉन लीनियर के लिए और ये होता है किसके लिए, लीनियर के लिए। ठीक है, नॉन लीनियर और लीनियर के लिए वाइब्रेशन मोड कितने होते हैं। तो देखो इसमें 3 मोड, 9 में से 3 मोड क्या होंगे, ट्रांसलेशन होंगे, और 3 मोड क्या होंगे, रोटेशनल। और कौन कौन से 3 कैसे देखोगे, यहाँ टेबल से आपको पता चलेगा। ठीक है, कि कौन सा रोटेशनल है और कौन सा वाइब्रेशनल है, आपको पता चलेगा। तो ट्रांसलेशन के लिए देखो एक्स वाई जेड जहां जहां भी आपको दिखेगा वो किस में आएगा, ट्रांसलेशन में आएगा। तो एक्स हम लोग को यहां दिख रहा है, वाई और जेड। ठीक है, मतलब हमारा एक्स B1 प्लस और क्या है वाई B2 और जेड कहां पे है A1। ये हमारा चला जाएगा किसमें, ट्रांसलेशन मोड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ट्रांसलेशन मोड में चला जाएगा। ठीक, 3 मोड। अब रोटेशनल के भी 3 मोड होते हैं। रोटेशनल कैसे देखोगे, जहां पे RX RY RZ लिखा है वो रोटेशनल मोशन है। तो देखो कहां कहां लिखा है, RX यहां पे लिखा है B2 में, प्लस RY लिखा है B1 में, प्लस और RZ लिखा है किसमें, A2 में। हमारे पास टोटल मोड कितने हैं, इतने हैं। टोटल मोड कितने हैं, इतने हैं। उसमें से ये मोड क्या है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोड है। हमको चाहिए क्या, वाइब्रेशनल मोड चाहिए। क्या चाहिए हमको, वाइब्रेशनल मोड चाहिए हमको। ठीक है, तो क्या करो, इसमें इसको घटा दो। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2B1 है, यहाँ पे 2B2 है और एक A1 है और एक A2 है। इसको माइनस करो, माइनस करो। ठीक है, 2B1 माइनस करना है, 2B2 माइनस करना है, एक A1 माइनस करना है और एक A2 माइनस करना है। ये तो पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या, 2A1 बचेगा और आगे एक 1 भी बचेगा, 1B1 बचेगा। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, वाइब्रेशनल मोड होंगे। ये हमारे क्या होंगे, वाइब्रेशनल मोड। क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा, आपको पूछेगा 4 ऑप्शन में से कि इनमें से कौन से मोड जो है वाइब्रेशनल एक्टिव होंगे करके। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर आपको ट्रांसलेशन और रोटेशनल को माइनस करना पड़ेगा, तब आपका ये निकलेगा। ये आपका बताएगा वाइब्रेशनल एक्टिव को बताएगा। इसमें से आपको रमन एक्टिव और आईआर एक्टिव पहचानना है, रमन एक्टिव और आईआर एक्टिव पहचानना है। तो देखो आईआर एक्टिव का क्या होता है, यदि उसके कॉलम के सामने में एक्स वाई जेड लिखा है मतलब वो आईआर एक्टिव होगा। ये तीनों जो है देखो यहाँ पे जेड एक्स वाई जेड लिखा है तो क्या होगा, आईआर एक्टिव होगा। इसके सामने में जेड लिखा है मतलब ये आईआर एक्टिव है, इसके सामने में नहीं लिखा है मतलब ये आईआर एक्टिव नहीं है। A2 आईआर एक्टिव नहीं है। B1 के सामने में एक्स लिखा है मतलब ये आईआर एक्टिव है। B2 के सामने वाई लिखा है मतलब ये आईआर एक्टिव है, लेकिन ये तो बचा ही नहीं है यहाँ पे हमारे पास। तो आईआर एक्टिव में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों A1 और B1 ये हमारे क्या हो जाएंगे, आईआर एक्टिव हो जाएंगे। हमारा 2A1 और B1 दोनों क्या है, आईआर एक्टिव।
अब एग्जाम में वही फंस जाओगे, आप तो बोलोगे सर बोले थे जिसकी चीज के सामने एक्स वाई जेड रहता है वो IR एक्टिव होता है, ठीक है। आपने तुरंत क्या किया, टिक लगा, देखा A1 के सामने में है, B1 के सामने, B2 के सामने, आपने क्या लिख के आया, कौन सा ऑप्शन टिक करके आया, A1 B1 और B2 को टिक करके आएगा, वही तो सबसे पहले दिखेगा। लेकिन ये सब करना है, माइनस करना, माइनस करने के बाद जो आएगा उनमें से देखना है कि वो IR एक्टिव है या फिर नहीं है। कैसे देखोगे, इस कॉलम से देखो, यदि सामने में एक्स वाई जेड दिखेगा, इनमें से जो है 2A1, A1 के सामने में दिख रहा है एक्स वाई जेड, मतलब ये IR एक्टिव है। B1 के सामने में यदि एक्स वाई जेड दिख रहा है, मतलब वो IR एक्टिव है, ठीक है। इसलिए ये दोनों क्या है, IR एक्टिव है। ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। अब रमन एक्टिव देखने के लिए क्या करते हैं, इधर को देखते हैं, इधर यदि एक्स वाई, यदि एक्स जेड, यदि वाई जेड या एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर, इस टाइप से कुछ भी दिखता है कॉलम में, मतलब वो रमन एक्टिव है। चलो पता लगाते हैं A1 रमन एक्टिव है कि नहीं। देखो A1 के कॉलम के आगे हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिख रहा है, कोई भी इस टाइप का क्वाड्रेटिक दिखेगा आपको, एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड या वाई एक्स या एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड स्क्वायर, मतलब वो रमन एक्टिव होगा। यदि इसमें आ रहा है तो हमारा 2A1 क्या हो जाएगा, रमन एक्टिव हो जाएगा। प्लस B1 देखो, B1 के सामने में है क्या, हाँ बिल्कुल है, एक्स वाई है, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, रमन एक्टिव। तो रमन एक्टिव मोड क्या हो गए, 2A1 B1, और IR एक्टिव मोड क्या हो गए, 2A1 B1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों के दोनों रमन और IR दोनों एक्टिव हैं, रमन और IR दोनों एक्टिव हैं। मान लो यहाँ पे ये नहीं लिखा होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, डैश रहता, तब मैं इसको बोलता क्या, रमन एक्टिव, नहीं बोलता इसको रमन एक्टिव। तो यहाँ से B1 मेरा क्या हो जाता, गायब हो जाता। इन दोनों में से केवल यही क्या होता, रमन एक्टिव होता, और ये रमन एक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसके सामने में कुछ नहीं था, ये वाला। तो ये टेबल आपको दिया रहता है, हमको बस ये निकालना रहता है, ये इसको निकाल ली मतलब क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसको और डिटेल से समझा दूंगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। इतना में हमारा काम खत्म, इससे इतने से हमारा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। अच्छा, इसमें से मान लो आपको पूछ दे परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कौन सा है, आपको पूछ दिया इसमें से परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कौन सा है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कौन कौन से हैं। तो परपेंडिकुलर हम लोग कहां से चेक करते हैं, सिग्मा एस से चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एस दिया ही नहीं है, तो कोई भी इसमें से परपेंडिकुलर वाइब्रेशन नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, परपेंडिकुलर चेक करने के लिए सी देखते हैं जी, एक मिनट। हाँ, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन चेक करने के लिए हम लोग सी देखते हैं, CN को। सेम पैरेलल को चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, CN को देखते हैं। यदि CN का वैल्यू आ रहा है 1 तो वो पैरेलल वाइब्रेशन होगा, यदि आ रहा है -1 तो उसका वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा। तो मैं पूछा इन चारों में से कौन सा परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, तो पहली बात आप इसको देखोगे, इसको नहीं देखोगे, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन कौन से एक्टिव हैं। तो एक्टिव तो ये लोग हैं, इतना टोटल एक्टिव निकल के आया वाइब्रेशनल मोड। जब हम लोग निकाले वाइब्रेशनल मोड तो हम लोग ये निकल के आया, फिर उसमें से IR एक्टिव थे, रमन एक्टिव ये थे, ठीक है, ये थे। अब इनमें से देखो कि किसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस का वैल्यू 1 है और किसके लिए -1 है। तो 2A1 के लिए देखो प्रिंसिपल एक्सिस का वैल्यू 1 है, मतलब किस टाइप का वाइब्रेशन होगा, 2A1 किस टाइप का वाइब्रेशन होगा, पैरेलल वाइब्रेशन होगा, क्योंकि इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस का वैल्यू 1 है। अब B के लिए देखो, B के लिए प्रिंसिपल एक्सिस का वैल्यू -1 है, मतलब B हमारा क्या होगा, B1 हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, कौन सा पैरेलल वाइब्रेशन है, ठीक है। इतना सही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा किसमें, ग्रुप थ्योरी में। आज थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हड़बड़ी हो गया है करके, लेकिन मैं कोशिश ये किया हूँ कि हड़बड़ी जल्दी जल्दी करके जो है आपको सारा कॉन्सेप्ट बताने की, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आप लोग जो है इतना से समझ गए हैं। अब जब हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना अगर आप लिख ले अपने नोट्स में और मेमोराइज कर ले, याद कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जब हम लोग PIQ करेंगे, जब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बस वो पॉइंट ग्रुप का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।